हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और पूरे 30 शिफ्टों में पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो आज का ये क्लास आपके आने वाले शिफ्टों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जिनका पेपर 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5, 6 जनवरी को होने वाले हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में करेंगे। जहां जहां से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और उससे अधिक भी प्रश्न पूछे गए, तो सारे प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए एक तरह से यह स्पेशल क्लास होने वाला है। ये क्लास आपको लगभग पूरे 50 से 60 नंबर दिला सकता है यदि आप पूरे 100 क्वेश्चन को अपने पेपर में बैठने से पहले तैयार कर लेते हैं और इस क्लास को एक नज़र में देख लेते हैं। तो आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे स्कोर के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो जिस तरह से अभी तक पूरे 30 शिफ्टों में जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर मैथ के सॉल्व पूछे रहे, सेम उसी के आधारित पर आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर की क्लास करने वाले हैं। तो जिनका कल पेपर होने वाला है, समझिए ये क्लास पूरी तरीके से छप चुका है उनके शिफ्ट के लिए। तो भाई अपने शिफ्ट से पहले इस क्लास को आप जरूर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका पेपर बाकी है जल्दी से देखिए, सारे क्वेश्चन आपको 110% इसी क्लास से मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। वैसे तो लगातार हम आपके लिए लगातार क्लास भी दे रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस का पेपर समाप्त हो रहा है उसके आधारित पर। तो आज भी सेम उसी तरह होगा, लेकिन आज का ये क्लास कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा, आपके लिए भी उसी तरह पूरे पेपर का हल देना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो इसे दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलोम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? बताइए, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो कि एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो कथकली को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। शास्त्रीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्या को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो अवध का था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। शैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। बताइए, शैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के डांस करते हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो ये कथकली के हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के हर शिफ्ट के लिए
क्रैक की पीडीएफ आ चुका है, जो जीके जीएस और करंट अफेयर के मिलाकर पूरे 50 क्वेश्चन 50 नंबर क्या रहे, तो आपको इसी पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस ये पीडीएफ पूरे टॉपिक वाइज होने वाला है। जिस जिस टॉपिक से अभी तक दिल्ली पुलिस के पेपर में सॉल्व बने हैं, सारे टॉपिक इस पीडीएफ में कवर होने वाला है। प्लस रीजनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे 25 नंबर के, इसी पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। यदि आप एक नज़र में भी इस पीडीएफ को देख के चले जाते हैं ना, तो समझिए आपका पूरा लगभग 75 क्वेश्चन इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ मात्र हमने आपके लिए 50 रुपीज़ का कर दिया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपने पेपर में बैठने से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना है। इस नंबर पर मैसेज करिए और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लीजिए। सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पेपर में बैठने से पहले एक नज़र में इस पीडीएफ को आपको जरूर देखना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बृजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बृजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गिटार से है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएंगे। जो प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर है, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये हारमोनियम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? भगोरिया स्वांग किस त्योहार से संबंधित है? तो होली से संबंधित है भगोरिया स्वांग। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, यानी कौन सा त्योहार? झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो भाई सोहराय मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है? तो बताइए किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, सकरात उत्सव किस राज्य में बूदी गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इसे नृत्य में भाग लेती हैं? बताइए बताइए सकरात उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जो कि बूदी गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं? तो ये त्यौहार उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन पर मनाए जाने वाला एक उत्सव है? टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है? तो ये पौष माह के अंतिम दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तो थाईपुसम कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहां पर आयोजित किया जाता है? सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली तो महाराष्ट्र राज्य की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को, थांगका पेंटिंग शैली किस देवता को दर्शाया गया है? तो थांगका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? तो इसमें बौद्ध को देवता जी को दर्शाया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? ये पेपर में आ चुका सवाल है।
मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? बताएंगे आप लोग, तो ये असम राज्य की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, गगनयान है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? दूसरी बार 1982 में किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा 48 रैंक थी। इसमें भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। भाला फेंक में जो 87.88 मीटर का उसने भाला फेंके थे। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सहानंद महादेव शेट्टी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5.1 फुट की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को, बाल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले किसके अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल देते हैं? बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल देते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो टेबल टेनिस से खेल से संबंधित है मनिका बत्रा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? यानी भारत ने अपना जो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, वो भी 50 ओवरों का, किस वर्ष में किया था? तो 1974 में किया था। और वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था भाई? 1975 में। और पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था। दूसरी बार भी वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था। भारत ने पहला अपना वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में, वो भी वेस्ट इंडीज को ही हराकर। और सबसे अधिक रन कौन बनाए थे? तो कपिल देव ही बनाए थे, जो कि 303 रन बनाए थे। ठीक है, देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? तो सकीना खातून है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो केवल 2 रजत पदक जीते थे। ओके, ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1893 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, अन्नू रानी किस में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला है? तो अन्नू रानी भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो केवल 6 पदक जीते थे भारत ने 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो शशि थरूर द्वारा लिखित उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ऑप्शन यहां से राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुजा चौहान है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन गैप नहीं होगा। जो डेली का आपका एक दिन में 3 शिफ्ट होगा, उसके आधारित पर आपके आने वाले शिफ्ट के लिए लगातार हम शाम को 7:30 बजे क्लास देंगे। प्लस आपको ये भी हम बताते चलेंगे किस तरह के आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एग्जाम डेट भी अपना कंफर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो आरसी दत्त थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथात्मक किताब है? बताइए, फ्रीडम इन एक्साइल ये किसकी आत्मकथात्मक किताब है? तो ये दलाई लामा की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक हैं? बताइए, अभिनय दर्पण के लेखक कौन इनमें से? तो नंदीकेश्वर हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? बताइए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मदुरै शहर को भारत के शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं, जो कि मदुरै है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बताएंगे, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन देश के साथ किए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? तो अनुच्छेद 151 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? बताएंगे आप लोग कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, यानी 545 कर दी गई थी? तो 31वें संशोधन में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता गणराज्य शब्द कब जोड़े गए थे? किस वर्ष में और कौन से संशोधन में? तो भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता गणराज्य शब्द ये जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को। अकबर की राजस्व प्रणाली जब तक किसके द्वारा विकसित की गई थी? अकबर की राजस्व प्रणाली जब तक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को।
12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लगभग 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। हर शिफ्ट में 3 सवाल पंचवर्षीय योजना के पूछे जा रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 53, 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर यह किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर यह किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो ये 11वें पंचवर्षीय योजना का विषय था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55, स्लाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, स्लाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, सर्व किस खेल से संबंधित है? सर्व किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश खेल से संबंधित है सर्व शब्द। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता? किस वर्ष में? वर्ष 1951 में जीता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ये सवाल पेपर में आ चुका है कि भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो ट्रॉम्बे मुंबई में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो भाई टोटल 22 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और एक कैगा भी आप सभी से पूछ रहा है, कैगा याद रखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर शहर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 67 को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 68 को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में ये भी स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69, वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2015 को शुभारंभ हुआ था वन स्टॉप सेंटर योजना का। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
70 नंबर को देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? 2003 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, 74 नंबर को, हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है? तो हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, धूपगढ़ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, गुजरात का कदाड़ा बांध किस नदी पर बना है? गुजरात का जो कदाड़ा बांध है किस नदी पर बना है? तो ये माही नदी बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक ये किसमें निरंतर वृद्धि है? तो ये जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई तृतीय क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? वो भी मुद्रास्फीति के संदर्भ में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई का पूरा नाम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो भाई 1973-74 में पेश किए गए बजट को काला बजट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक कौन सा नहीं है? जैसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए क्षेत्र हैं, नए प्रक्रिया, लेकिन साझेदारी पूर्ण नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताएंगे तो पूरे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की? किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की थी? तो भाई एसबीआई बैंक ने शुरू की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87,
भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो कब की गई थी? तो वर्ष 1944 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो साथियों 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो भाई राजाजे चलाया का समय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति संबंधित है? कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो जीएसटी है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? बताइए, कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो 18 से लेकर 70 वर्ष आयु के वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 93 को। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई शहर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 94 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवाद के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1989 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप से निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टेबल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों कंप्यूटर के आपको 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है, MS एक्सेल, MS वर्ड और एक जीमेल और कंप्यूटर की उत्पत्ति। ये 4 टॉपिक आपने पढ़ लिया तो समझ आपका 9 क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं है। बिल्कुल बेस्ट, जब भी आप कंप्यूटर के सवाल को हल करिए बिल्कुल ध्यान से एकदम दिमाग खोल कर सवाल को हल करिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फीचर का उपयोग ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फीचर का उपयोग ग्राफिक्स और रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो चार्ट का। ऑप्शन यहां से चार्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 98 को। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में किसी फंक्शन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक मूल सिंटेक्स या प्रतीक है? बताइए, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में किस फंक्शन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक मूल सिंटेक्स या प्रतीक है? तो इक्वल है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल+ यस है। यस मतलब सेव हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हल करिए। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग सामान्यतः सर्वरों के बीच ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग सामान्यतः सर्वरों के बीच ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग यानी SMTP का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो साथियों ये फाइनली
पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करना है और इस क्लास से लगभग आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने दिमाग में बैठा कर आपको जाना है पेपर में। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए तो और आपका पेपर अच्छा भी जाएगा, क्योंकि साथ ही पेपर का लेवल सेम ऐसे ही आ रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन बदला नहीं है। जो पहले टॉपिक से पहले दिन आया था आज भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आज की इस क्लास में लगभग पूरा प्रयास करके 100 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से हमने आपको दिया जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ओके, और जिनका एग्जाम अभी 2-3-4 दिन बाद होगा वो प्लेलिस्ट के सारे क्लास को देख लेंगे भाई, उनको सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ओके, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। क्लास जैसे अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।